हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन। इसके पिछले 12वें वीडियो में मैंने आपको गुणात्मक विश्लेषण कंप्लीट करा दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण का मतलब ये है कि किसी कार्बनिक पदार्थ में जो उनके अवयव परमाणु होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इनकी प्रतिशत मात्रा या किसी और यूनिट में इनकी मात्रा कितनी होती है। जैसे कि मान लो हम जल देखते हैं, H2O में टोटल जो है 18 उसके आणविक भार है, जिसमें 2 होता है हाइड्रोजन का और 16 होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो मात्रा है, प्रतिशत मात्रा, ये 1/8 हुआ है ना, भार के आधार पे, परमाणु भार के आधार पे या आणविक भार के आधार पे। तो इस तरह से हम यहाँ पर भार के आधार पे या प्रतिशत के आधार पे हम मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं। कार्बनिक रसायन में मात्रात्मक विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा रसायनज्ञ कार्बनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का निर्धारण करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत लिखा है। इसका मतलब ये है कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह की प्रतिशत मात्रा द्रव्यमान के आधार पे कितनी है। और द्रव्यमान जैसा मैंने कहा कि हाइड्रोजन का 1 माना जाता है ना, कार्बन का 12 माना जाता है, ऑक्सीजन का 16 माना जाता है। तो ये उसकी परमाणु द्रव्यमान है, जिसको लेकर के हम उसमें उसकी मात्रा निकालते हैं। आप पहले एकक में पहले ही पढ़ चुके हैं कि तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत से यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र की गणना की जाती है। तो 11वीं का जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपने ये सब चीज़ों को पढ़ा है, कुछ मूलभूत सिद्धांत के बारे में। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के प्रतिशत संयोजन का निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित विधियों द्वारा किया जाता है। अब क्या क्या यहाँ पर सिद्धांत हैं। तो पहला है कार्बन तथा हाइड्रोजन। कार्बनिक पदार्थों में जो मुख्य अवयवी तत्व होते हैं, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य होते हैं। फिर इसके बाद आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब आते हैं। तो मुख्य तत्व जो है कार्बन और हाइड्रोजन है। ये दोनों तत्वों का आकलन एक ही प्रयोग द्वारा किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों की ज्ञात मात्रा को कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 का मतलब है जिसमें कॉपर ऐसे 2+ कंडीशन में है, यानी क्यूप्रिक कंडीशन में है। तो CuO ये हो गया कॉपर 2 ऑक्साइड, तथा ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाने पर कार्बन और हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। देखिए, जैसे ये कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन की मात्रा X और हाइड्रोजन की मात्रा Y हम मानते हैं, और इसमें हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं X + Y/4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि X मात्रा में CO2 बना है और Y/2 H2O बना है। ये हम इस फार्मूले से उस कार्बनिक पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा को निकालते हैं। ठीक है। उत्पन्न जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए मिश्रण को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड युक्त U नली में से प्रवाहित किया जाता है। यह कैल्शियम क्लोराइड जो है CaCl2, इससे प्रवाहित करते हैं। इस श्रेणी में जुड़ी हुई दूसरी U नली में सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH रखते हैं। सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH विलयन लेते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोक्साइड अवशोषित होती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 नली से गुजारते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड लिख दिया है, यहाँ पर ये डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा सा गलत छप गया है NCERT में, हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड कर लेंगे, है ना। तो हम जो चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए कि कार्बनिक पदार्थ को हमने ऑक्सीजन की अधिकता में ऑक्सीकृत करते हैं, एक प्रकार से जलाते हैं, तो CO2 और पानी निकलता है। तो पानी को अवशोषित करने के लिए हमने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड लिया, ये पानी को अवशोषित किया। और CO2 को अवशोषित करने के लिए हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये ठीक है, ये CO2 है। कैल्शियम क्लोराइड
तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के द्रव्यमानों में वृद्धि से क्रमशः जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देखा गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं ज्ञात हो जाती हैं। भाई आपने पहले कैल्शियम क्लोराइड को लिया था मान लो 10 ग्राम, उसने जल को अवशोषित कर लिया, फिर हो गया 15 ग्राम, मतलब जल कितना हुआ 5 ग्राम। वैसे ही KOH है, KOH आपने 10 ग्राम लिया था, CO2 अवशोषित करके 12 ग्राम हो गया, तो CO2 की मात्रा हो गई 2 ग्राम। ऐसा आप निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशतता की गणना की जा सकती है आराम से। अब उसकी मात्रा के आधार पे आप गणना कर सकते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम और बनने वाले जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान क्रमशः M1 और M2 है, तो कार्बन का प्रतिशत देखिए, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा m ग्राम लिया था हमने, ठीक है, और इसमें जल और CO2 जो है M1 और M2 है, तो कार्बन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो आप पहले ये देखिए कि CO2, इसमें कार्बन है 12 और ऑक्सीजन है 32, तो ये हो गया 44, है ना। CO2 की द्रव्यमान हो जाएगी 44, तो कार्बन है 12 गुणित M2, ये देखिए CO2 M2 इंटू 100 भागित 44 CO2 की द्रव्यमान और M कार्बनिक पदार्थ की द्रव्यमान, इस फार्मूले से निकालेंगे। और हाइड्रोजन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो हाइड्रोजन है 2, कार्बन था 12, हाइड्रोजन है 2 H2, ठीक है, हाइड्रोजन H2 लेते हैं अपन। पानी की मात्रा है M1 100 और पानी के द्रव्यमान है 18 और M, इस फार्मूले में आप रखेंगे, तो इन दोनों से आपका कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशतता मिल जाती है इजीली, ठीक है। ये देखिए आपने कैसे किया है इसको, कि ये आपने शुद्ध शुष्क वायु ऑक्सीजन इसमें भेजा है, यहाँ पर आप कार्बनिक पदार्थ को गर्म करके जला रहे हो, फिर आपने इसको पास किया कॉपर ऑक्साइड पैलेट्स, क्योंकि ये बचे हुए जो गैस हैं उनको भी ऑक्सीकृत कर देगा। फिर आपने 2 U ट्यूब से गुजारा, एक में कैल्शियम क्लोराइड है, एक में KOH है, इसने पानी को अवशोषित किया, इसने CO2 को अवशोषित किया, फिर इन दोनों का आप वजन कर लेते हैं। बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है यहाँ पर, देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है टाइप का, लेकिन बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। अब इस पे आधारित एक यहाँ पर उदाहरण है, आप देख सकते हैं। 0.246 ग्राम कार्बनिक यौगिक के पूर्ण दहन के फलस्वरूप 0.198 ग्राम CO2, 0.1014 ग्राम H2O प्राप्त होता है। यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशतताओं की गणना करें। आपको अभी एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले में रख दीजिए, ठीक है। तो आप कार्बन की प्रतिशतता निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 12 लिखे इंटू CO2 की मात्रा को यहाँ पर लिखेंगे। CO2 कितना निकला है, इतना निकला है, लिख दिया CO2 की मात्रा 100, CO2 44 है और टोटल मात्रा आपने लिया था इतना, इसको डाल दिए और कैलकुलेट किए तो 21.95% आपकी कार्बन है। हाइड्रोजन की प्रतिशतता भी बहुत सिंपल निकालेंगे, हाइड्रोजन का ये द्रव्यमान है, हाइड्रोजन में H2O की मात्रा जो इस कार्बन से निकला है 100 और ये H2O की और ये टोटल, तो टोटल हो गया 4.58%। तो उस कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की प्रतिशतता हुई 21.95 और हाइड्रोजन की प्रतिशतता हुई 4.58%, ठीक है। इस तरह से आपने कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकाल ली, बहुत सिंपल है मेथड, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन की मात्रा निकालेंगे किसी पदार्थ में से। नाइट्रोजन के आकलन की 2 विधियां हैं, ड्यूमा विधि और जेल्डॉल विधि, ठीक है। इसको कैल्डॉल नहीं पढ़ते हैं, इसको जेल्डॉल पढ़ते हैं, जेल्डॉल, ठीक है। पहला है ड्यूमा विधि। तो पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। ध्यान रखेंगे, हम उसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन दोगे तो फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हम उसको CO2 देते हैं, CO2 के वातावरण में दहन करते हैं तो नाइट्रोजन मुक्त होती है। कार्बन और हाइड्रोजन क्रमशः
कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ है जिसमें CX है, HY है, नाइट्रोजन Z है। इसको आपने कॉपर ऑक्साइड के साथ आपने गर्म किया, ठीक है। तो ये देखिए CO2 बना, H2O बना, नाइट्रोजन बना और ये कॉपर अलग हो गया। अब इस फार्मूले के आधार पे आप नाइट्रोजन को कैलकुलेट करोगे। अल्प मात्रा में बने नाइट्रोजन ऑक्साइडों को गर्म कॉपर तार पर प्रवाहित कर नाइट्रोजन में अपचयित कर दिया जाता है। यहां पर आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन बना, लेकिन नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी बन जाते हैं। उनको भी कॉपर के ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर वो भी नाइट्रोजन में बदल जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को हाइड्रोक्साइड पोटेशियम यानी KOH के जलीय विलयन पर एकत्र कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित हो जाता है। तीन चार चीजें मिक्स हैं इसमें, CO2 है, H2O है, नाइट्रोजन है। तो CO2 को हम KOH में एब्जॉर्ब कर लिए, है ना, और नाइट्रोजन अशांकित नली ग्रेजुएटेड ट्यूब के ऊपरी भाग में एकत्र हो जाती है, ठीक है। ये देखिए यहां पर आपने क्या किया है कि CO2 दिया है, कॉपर ऑक्साइड की जाली है, कार्बनिक यौगिक के साथ कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड फिर से है, और यहां पर आप जलाए इसको, भट्ठी गर्म किए, फिर एक और जाली है। तो यहां से आपका गैस ऊपर निकला। तो गैस निकला तो आपने इसको कॉपर ऑक्साइड के साथ प्रवाहित किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रवाहित किया, तो यहां पर CO2 एब्जॉर्ब हो गया। अब नाइट्रोजन यहां पर इकट्ठा हो गया, ठीक है। माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है। एक नाइट्रोजन का आयतन V1 ml होता है, एक नाइट्रोजन अणु का, ठीक है। कक्ष का तापमान T1 केल्विन है। मानक ताप और दाब पर STP मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, ये मानक ताप होता है। नाइट्रोजन का आयतन P1V1 273 760 T1। अब ये 273 केल्विन है टेम्परेचर, और 760 जो है वायुमंडलीय दाब है, एक वायुमंडलीय दाब, ये mmHg है, ठीक है। तो इस फार्मूले पे रखेंगे तो निकलने वाले नाइट्रोजन की मात्रा आपको, आयतन आपको पता चल जाएगी। P1V1 क्रमशः नाइट्रोजन के दाब और आयतन है। P1 दाब जिस पर नाइट्रोजन एकत्र की गई है वायुमंडलीय दाब से भिन्न है, ठीक है। P1 का मान इस संबंध द्वारा प्राप्त किया जाता है। P1 = वायुमंडलीय दाब माइनस जलीय तनाव। STP पर 22,400 ml नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 ग्राम है। यह पता है ना आपको कि किसी भी गैस का जो आणविक द्रव्यमान होता है, उस आणविक द्रव्यमान में उसका आयतन 22,400 ml ही होता है, यानी 22.4 लीटर होता है। जैसे नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान है 28, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन का जो आयतन है वो 22.4 लीटर रहेगा। वैसी ऑक्सीजन है O2 यानी 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन सामान्य दाब पर 22.4 लीटर रहेगा। तो कोई भी गैस का एक आणविक द्रव्यमान इतनी मात्रा अगर आप उसकी लेते हो तो उसकी आयतन 22.4 लीटर या 22,400 ml रहता है। तो STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, Vml नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 गुणित V बटा 22,400, सिंपल आप समझ सकते हैं। जितना आयतन दिया रहेगा उसको गुणा कर दीजिए, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से और गुणा कर दीजिए, 100 बटा m से, तो प्रतिशत निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। यहां से एक वायुमंडलीय दाब यहां पर लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है
जिससे नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आप निकाल सकते हैं और नाइट्रोजन की द्रव्यमान को आप इससे निकाल सकते हैं, जितनी द्रव्यमान आपको मिली है ना। अब एक उदाहरण देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन अणुमापन की ड्यूमा विधि में 0.3 ग्राम कार्बनिक यौगिक 300 केल्विन ताप और 715 mm दाब पर 50 ml नाइट्रोजन देता है। यौगिक में नाइट्रोजन के प्रतिशत की गणना करें। 300 केल्विन ताप पर जलीय तनाव 15 mm है। अब देखिए, इतना केल्विन और इतने दाब पर नाइट्रोजन की आयतन 50 ml दिया है। तो वास्तविक दाब अपन निकालें, क्योंकि जलीय तनाव 15 है, तो वास्तविक दाब से जलीय तनाव को घटाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे आप, ये वास्तविक दाब निकालने के लिए जो दिया गया दाब है उसमें जलीय तनाव को घटाए तो वास्तविक दाब आ गया 700 mm, इतने में काम करेगा। 715 mm दबाव दिया हुआ है, लेकिन दिया है जलीय तनाव 15 है, मतलब जल के द्वारा उतना दबाव और लगाया गया है, उसको हटा देना है आपको। तो ये 15 mm आपने हटा दिया तो टोटल हो गया 700 mm। अब फार्मूले में रखिए, तो 273 गुणित 700 दबाव है, 50 ml मिला आपको। 300 केल्विन पे आपने काम किया है, 760 300 केल्विन एसटीपी हो, तो मतलब 300 केल्विन पे काम किया है, 760 नॉर्मल होता है। तो 41.9 ml आपको नाइट्रोजन मिला, एक्चुअली नाइट्रोजन मिला 41.9 ml, क्योंकि पहले आपको 50 ml मिला है लिख रहा था, लेकिन 50 ml कब मिला है? जब आपने 715 mm यानी कि 700 mm पे आपने काम किया और 300 केल्विन पे, जबकि आपको निकालना कितना है? 273 केल्विन पे निकालना है और 760 के दाब पर निकालना है। दिया है 300 केल्विन, निकालना है 273 पे। दिया है 715 यानी 700, तो निकालना है 760 पे। तो इतने में दिया है 50 ml, ठीक है, तो इतने में निकलेगा आपका 41.9 ml, जितने में हमको निकालना रहता है। अब फार्मूले में रखिए 28 गुणित 41.9 बटा 22,400। नाइट्रोजन की प्रतिशतता निकालना है तो 100 बटा 0.3 इतना ग्राम आपने द्रव्यमान लिया था, इसको और गुणा कर दीजिए तो टोटल हो गया 17.46% नाइट्रोजन आपको है उस आपके उस कार्बनिक पदार्थ में है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो गया ड्यूमा विधि का, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। एक बार फिर से देख लेंगे वीडियो तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा है ज़ेल्डॉल विधि। देखिए, इस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। फलस्वरूप यौगिक की नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए, यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म करोगे तो नाइट्रोजन जो है अमोनियम सल्फेट में बदल जाता है। अब प्राप्त अम्लीय मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य के साथ गर्म करने पर अमोनिया मुक्त हो जाती है। अमोनियम सल्फेट से अमोनिया मुक्त हो गई NH3, जिसे मानक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के ज्ञात आयतन में अवशोषित कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया अपने आप में क्षारीय होता है। जब आप उसको अम्ल के साथ मिलाओगे तो वो उसमें अवशोषित हो जाएगा। तत्पश्चात अवशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षार के मानक विलयन द्वारा अनुमापित कर लिया जाता है। मतलब ये है कि अमोनिया आपने डाला सल्फ्यूरिक अम्ल में तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल है जो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, उसको टाइट्रेशन से, अनुमापन से क्षार मिला करके उसको भी न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अम्ल की आरंभिक मात्रा और अभिक्रिया के बाद शेष मात्रा के बीच अंतर करने से अमोनिया के साथ अभिकृत अम्ल की मात्रा प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लो आपने अम्ल लिया 10, फिर आपने उसमें अमोनिया डाला तो उसमें से 7 यूज हो गया अमोनिया के साथ, न्यूट्रलाइज हो गया, बचा 3।
उस 3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने अलग से अम्ल मिलाया, उसकी मात्रा आपको मालूम हो जाएगी अनुमापन से कि 3 आपने मिलाया, तो 7 अणु सल्फ्यूरिक अम्ल के अमोनिया के द्वारा न्यूट्रलाइज हुए। तो अमोनिया की मात्रा आपको मिल गई 7 मॉलिक्यूल, है ना। ऐसा ये देखिए, कार्बनिक यौगिक का आपने अभिक्रिया कराया H2SO4 से, तो देखिए अमोनियम सल्फेट बना, अमोनियम सल्फेट। फिर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया तो अमोनिया मुक्त हो गई। बाकी चीजें क्या क्या बनी, सोडियम सल्फेट है, H2 है, अमोनिया मुक्त हो गई। इस अमोनिया की अभिक्रिया फिर से H2SO4 के साथ कराए तो ये अमोनियम सल्फेट बना के H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, ठीक। अब माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है, आपने शुरू में m ग्राम लिया, और H2SO4 की आपने m मोलरता वाला विलयन लिया जिसका आयतन V है, VmL, और बचे हुए H2SO4 के अनुमापन हेतु प्रयुक्त m मोलरता के NaOH का आयतन V1 ml है। जैसे आपने 10 पहले लिया H2SO4, 7 अमोनिया ने न्यूट्रलाइज कर दिया, बचा 3 उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने ले लिया। m मोलरता का V1 ml NOH बराबर m मोलरता का V1/2 ml H2SO4। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि NaOH में एक ही हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड निकलेगा, जबकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए इसकी आधी सांद्रता भी इसके एक सांद्रता के बराबर है। ठीक है, इसलिए V1/2 ml लिया हमने। m मोलरता का H2SO4 कितना, V-V-V-2 ml इक्वल टू m मोलरता का 2V-V1/V2 NH3 विलयन। तो देख सकते हैं H2SO4 का आपने लिया V-V1/2 और NH3 का आपने लिया V-V1/V2, ये आपने लिया विलयन। ठीक है, 1 मोलर NH3 विलयन के 1000 ml में उपस्थित अमोनिया इक्वल टू 17। अमोनिया की जो द्रव्यमान है, नाइट्रोजन है 14, हाइड्रोजन है 3, तो 14 और 3 हो गए 17। ठीक है, तो 1 मोलर अमोनिया विलयन के 1 लीटर में 17 ग्राम अमोनिया है। ठीक है, और इसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन है, अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन है। तो 1 मोलर अमोनिया विलयन का 2 V-V1/2 ml इक्वल टू कितना होगा, तो इस फार्मूले में आप लिखेंगे 14 × m × 2। ठीक है, V-V1/2 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम नाइट्रोजन, इस फार्मूले में आप रखेंगे। 1 मोलर है ना, तो इसमें नाइट्रोजन कितना आएगा, 14 1 मोलर में, और इंटू V। ठीक है, प्रतिशतता निकालना है तो इस पूरे फार्मूले में 100/m लिखेंगे, और आपने m कितना लिया था शुरू में, m आपने लिया था यहाँ पर, हाँ अभी तो m का कैलकुलेट करना बाकी है ना, इसको आप लेंगे। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त नाइट्रो तथा एजो समूह, नाइट्रो में NO2 लेते हैं जनरली, है ना, और एजो मतलब N2 लेते हैं, डाई एजो एजो, और वलय में उपस्थित नाइट्रोजन उदाहरणार्थ पिरिडीन में ज़ेल्डॉल विधि लागू नहीं होती, क्योंकि इन परिस्थितियों में ये यौगिक नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो ज़ेल्डाल विधि इसमें प्रयोग नहीं करते, इसमें ड्यूमा विधि का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कार्बनिक यौगिक है, सांद्र H2SO4 और कॉपर सल्फेट में आपने इसको गर्म किया, ज़ेल्डाल फ्लास्क। ठीक है, ये गर्म किया, आसवन करना है। संपाचित करने के उपरांत ज़ेल्डाल फ्लास्क की अंतर्वस्तु प्लस NaOH, इसका क्रिया NaOH के साथ कराएं। ठीक है, तो आगे चला गया आपका मानक अम्ल का ज्ञात आयतन, अमोनिया। अमोनिया उधर चला गया, यहाँ से अमोनिया निकलेगा वो इधर जाएगा और फिर उसमें आप टाइट्रेशन कराएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन आकलन की ज़ेल्डाल विधि में 0.5 ग्राम यौगिक में मुक्त अमोनिया 10 ml 1 मोलर H2SO4 को उदासीन करती है। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर हम H2SO4 का 10 ml लेते हैं 1 मोलर, तो अमोनिया का 20 ml के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अमोनियम में एक ही हाइड्रोजन देता है जबकि ये 2 हाइड्रोजन देता है। ठीक है, तो 1000 ml 1 मोलर अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन 14 ग्राम। तो 20 ml में उपस्थित नाइट्रोजन कितना होगा, ये देखो इतना होगा। 1000 ml में 14 ग्राम, तो 20 ml में इतना, और प्रतिशत निकालेंगे तो 100/0.5, क्योंकि आपने यहाँ पर 0.5 ग्राम यौगिक लिया है तो प्रतिशतता निकल जाएगी। 56% है नाइट्रोजन यहाँ पर इस यौगिक में। ठीक है, ठीक। अब आता है हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन में कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन है। तो अगर किसी कार्बनिक पदार्थ में हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसका आप प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए है कैरियस विधि। इसमें कैरियस की एक नली होती है जो कांच की बनी होती है, कठोर कांच की, जिसको पायरेक्स ग्लास कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ को लेते हैं, थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं उसमें, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, और फिर इसमें डालते हैं सधूम नाइट्रिक अम्ल। सधूम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, कोई भी अम्ल जो बहुत ज़्यादा सांद्रित अवस्था में रहता है, उसमें से ऐसे धुआं टाइप का निकलते रहता है, वेपर टाइप का, उसको कहते हैं सधूम, बहुत ज़्यादा सांद्रित। तो कांच की नली लिए कैरियस, उसमें थोड़ा सा ये कार्बनिक पदार्थ डाले, सिल्वर नाइट्रेट डाले और उसमें नाइट्रिक अम्ल डाले, फिर भट्टी में गर्म करते हैं। यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन इन परिस्थितियों में क्रमशः CO2 और जल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि हैलोजन सिल्वर हाइलाइड में परिवर्तित हो जाता है, AgX, जैसे AgCl, AgF, AgI ऐसा परिवर्तित हो जाता है। अवक्षेप को छानकर सुखाने के बाद तौल लिया जाता है, क्योंकि ये अवक्षेप के रूप में निकल जाता है। AgCl, AgI, AgF ये अवक्षेप के रूप में निकल आते हैं, उनको तौला जाता है। ठीक है, तौल करके माना कि यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम आपने लिया था, इसमें AgX की मात्रा हमको m1 ग्राम मिला। अब 1 मोल AgX में 1 मोल X की मात्रा उपस्थित है AgX में, तो m1 ग्राम AgX में हैलोजन का द्रव्यमान कितना हुआ, X का परमाणविक द्रव्यमान इंटू m1 ग्राम बटा AgX का आणविक द्रव्यमान।
हेलोजन का प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100/m से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको हेलोजन की प्रतिशत मात्रा मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं AgNO3 आपने लिया है, बाहर में यहाँ पर ये कार्बनिक पदार्थ है, सधूम नाइट्रिक अम्ल डाल दिया, ठीक है, और सीलबंद केशिका है, ये मतलब पायरेक्स नलिका है, इसमें आपने गर्म किया। ठीक, हेलोजन के आकलन की कैरियस विधि में 0.15 ग्राम कार्बनिक यौगिक 0.12 ग्राम AgBr देता है। यौगिक में ब्रोमीन की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो AgBr का आणविक द्रव्यमान निकाल लो। सिल्वर का है 108 और ब्रोमीन का है 80, 188 ग्राम AgBr हो गया। सिल्वर का 108 होता है, Br का यानी ब्रोमीन का 80, तो 188 हो गया। तो 188 ग्राम AgBr मिलेगा, तो उसमें ब्रोमीन रहेगा 80 ग्राम। आपको मिला है 0.12 ग्राम, तो इसमें आप 80/188 गुणित 0.12 कर दीजिए, तो उसमें ग्राम में मिल जाएगा ब्रोमीन। प्रतिशत निकालेंगे तो 100/15 कर देंगे, लिया है आपने, तो 42.55% ब्रोमीन है। ये बहुत इजी कैलकुलेशन है। सल्फर कैसे निकालेंगे? तो फिर से वही क्रिया करेंगे। अभी कैरियस नली में कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा का सधूम नाइट्रिक अम्ल अथवा सोडियम पेरोक्साइड Na2OH सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन का आधिक्य मिलाकर बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित कर लेते हैं। क्या लिखा? अभी आप सिल्वर नाइट्रेट नहीं लेंगे ना, आप क्या करेंगे? सल्फर निकालने के लिए कार्बनिक यौगिक, नाइट्रिक अम्ल और सोडियम पेरोक्साइड, ये तीन चीजें गर्म करेंगे। तो जो सल्फर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बेरियम क्लोराइड के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बनाता है। ये बेरियम सल्फेट आप निकाल लीजिए, छान करके सुखाने के बाद तौल लेते हैं। बेरियम सल्फेट की मात्रा से सल्फर की मात्रा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माना कि पहले m ग्राम आपने कार्बनिक पदार्थ लिया, उसमें से बेरियम सल्फेट M1 ग्राम मिला। अब 1 मोल बेरियम सल्फेट को आप पहले द्रव्यमान निकालिए। बेरियम सल्फेट का द्रव्यमान निकालेंगे तो आता है 233 ग्राम। बेरियम का ले लीजिए, सल्फर का ले लीजिए, ऑक्सीजन का ले लीजिए, तो 233 ग्राम। तो 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा है 32 ग्राम, क्योंकि सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान है 32 है। ठीक है, तो 32 ग्राम सल्फर है 233 ग्राम में। तो M1 ग्राम अगर आपको मिला है तो 32/233 M1 100/m प्रतिशत निकल जाएगा आपका। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्फर आकलन में 0.157 ग्राम कार्बनिक यौगिक से 0.4813 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। यौगिक में सल्फर का प्रतिशत क्या है? तो बेरियम सल्फेट का आपने अभी आणविक द्रव्यमान निकाला था 233 ग्राम। ठीक है, बेरियम का है 137, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 = 64। 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर है। 0.4813 ग्राम में कितना रहेगा? तो इतना रहेगा। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 100/0.157 निकालेंगे, है ना। तो 42.10% आपकी सल्फर है इसमें। ठीक, अब है फास्फोरस की मात्रा कैसे निकालेंगे? फास्फोरस
कार्बनिक यौगिक की एक ज्ञात मात्रा को सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। फास्फोरस जो है फास्फोरिक अम्ल H2PO4 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसे अमोनिया तथा अमोनियम मॉलिब्लेडेट मिलाकर अमोनियम फास्फेटो मॉलिब्लेडेट के रूप में हम अवक्षेपित कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अवक्षेपित कर लिया। सबसे पहले क्या किया आपने, कार्बनिक पदार्थ लिया, नाइट्रिक अम्ल मिलाया तो फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल बन गया। अब अमोनिया और अमोनियम मॉलिब्लेटेट मिलाए तो अमोनियम फास्फो मॉलिब्लेटेट बन गया। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि फास्फोरिक अम्ल में मैग्नीशियम मिश्रण मिला सकते हो। मैग्नीशियम ये है MgNH4PO4, इसमें अवक्षेपित हो जाता है मैग्नीशियम मिलाने से। ठीक है, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल में मैग्नीशियम मिलाया आपने। ठीक है, जिसके ज्वलन से इसको जलाया तो Mg2P2O3 प्राप्त हुआ। मतलब मैग्नीशियम फॉस्फेट एक प्रासेट हेप्टाऑक्टेट ऑक्सीडेट प्राप्त हुआ आपको, P2O7 हेप्टा ऑक्सीड। ठीक है, प्राप्त हुआ आपको। माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान Mg और अमोनियम फास्फोब्लेडेट M1 ग्राम मॉलिब्लेडेट। आपको जो अमोनियम फास्फो मॉलिब्लेडेट मिला ये वाला, वो मिला M1 ग्राम। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान निकालिए आप। इन सब का अलग अलग मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो आता है 1877 ग्राम। ठीक है, तो फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, क्योंकि इसमें फास्फोरस सिर्फ एक है, देख सकते हैं। फास्फोरस का जो द्रव्यमान है वो 31 है। ठीक है, 31 ग्राम मिलेगा आपको इसके एक मोल से। तो आप ये प्रतिशत मात्रा इससे आप निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा कठिन हो गया आपको समझने के लिए, 2-3 स्टेप में आपने निकाला है। आप ये जो है अमोनियम फास्फो मॉलिब्लेडेट बनाए हैं, बस इसका द्रव्यमान है 1877 और फास्फोरस का द्रव्यमान होता है 31। इससे आप निकालेंगे, बस ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपका बन जाएगा NH4 थ्राइस PO4 12MOO3। ये है आपका। यदि फास्फोरस का Mg2P2O7 के रूप में आकलन किया जाए तो यहाँ पर फास्फोरस 2 है तो 31 दूनी 62 हो गया यहाँ पर। और Mg2P2O7 की जो द्रव्यमान है वो 222 आएगी, उससे आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान M है, M2 ये सब आपने अभी बता दिया, 62 है, ये मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, इस फार्मूले से आप निकालेंगे। अब एक आखिरी है ऑक्सीजन, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन की प्रतिशतता की गणना कुल प्रतिशत में से अन्य तत्वों की प्रतिशतताओं के योग को घटाकर की जाती है। ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष आकलन निम्नलिखित विधि से भी किया जा सकता है। अगर आपको बाकी कंपाउंड मिल चुके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, तो उन सब की मात्रा को घटा दीजिए तो ऑक्सीजन की मात्रा आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक की एक निश्चित मात्रा नाइट्रोजन गैस के प्रवाह में गर्म करके अपघटित की जाती है। नाइट्रोजन गैस में गर्म किए, अपघटित हो गई। ऑक्सीजन सहित उत्पन्न गैसीय मिश्रण को रक्त तप्त कोक पर प्रवाहित करने पर पूरी ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को आप नाइट्रोजन में गर्म किए, ठीक है, फिर जो गैस बना उसमें ऑक्सीजन है, उसको आप गर्म कोयले पे, अंगारे पे प्रवाहित कर दिया। रक्त तप्त कोक का मतलब है अंगारा, उस पर आपने प्रवाहित कर दिया तो ऑक्सीजन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गई। तत्पश्चात गैसीय मिश्रण को
गर्म आयोडीन पेंटाऑक्साइड में प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गई, ऑक्सीकृत हो गई और आयोडीन उत्पन्न होती है। देखिए आप आराम से देखिए इसको, यौगिक है, आपने नाइट्रोजन के साथ गर्म किया तो ऑक्सीजन और अन्य गैसीय उत्पाद बने। फिर इसको कोयले में आपने अंगारे में प्रवाहित किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को आयोडीन पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो CO2 बना, आयोडीन अलग हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर दो समीकरण हैं, एक जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बना, एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना। क और ख को क्रमशः 5 और 2 से गुणा करके समीकरण क में उत्पन्न CO की मात्रा समीकरण ख में प्रयुक्त CO की मात्रा के बराबर करने पर हम पाते हैं कि यौगिक में से निकली ऑक्सीजन के प्रत्येक मोल से 2 मोल CO2 प्राप्त होती है। अब इसको बैलेंस करेंगे इस फार्मूले को, तो देखो 5 और 2 से गुणा किए तो ये जो CO यहाँ पर निकला और ये जो CO यहाँ पर यूज हुआ, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 ऑक्सीजन यूज हुआ तो 10 CO2 निकला, ये बात की आपने। तो 2 मोल CO2 निकला, 5 ऑक्सीजन के यूज होने से 10 CO2 निकला था, यानी कि 1 ऑक्सीजन से 2 CO2 निकला हुआ ना। यही ये देखिए, फिर से समझ लीजिए कि 5 ऑक्सीजन के यूज होने से 10 CO2 निकला, तो 1 ऑक्सीजन के यूज होने से 2 CO2 निकलेगा, वही यहां पर लिखा है। 88 ग्राम CO2 यौगिक से निकली 32 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान m1 ग्राम, तो m1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 32 गुणित m1 बटा 88 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा ऑक्सीजन की इतनी मात्रा से हमको मिलेगी। यौगिक में ऑक्सीजन का प्रतिशतता कितना होगा, तो 100/m होगा। आपको जो मात्रा दी गई उसमें आप इसको प्रतिशत निकाल सकते हैं, बस इस फार्मूले से आपको ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकल जाएगी। ऑक्सीजन के प्रतिशतता का आकलन आयोडीन की मात्रा से भी किया जा सकता है, कितना आयोडीन पेंटाऑक्साइड आपने यूज किया उससे और कितना आयोडीन निकला उससे। आजकल कार्बनिक यौगिक में तत्वों का आकलन स्वचालित तकनीक की सहायता से पदार्थों की सूक्ष्म मात्रा लेकर करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन में करते हैं। यौगिकों में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तत्वों का आकलन CHN तत्व विश्लेषक CHN एलिमेंटल एनालाइजर से करते हैं। एक मशीन है जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को बता देता है। इस उपकरण में पदार्थ की बहुत थोड़ी मात्रा, माइक्रो मात्रा 1 से 3 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है तथा कुछ समय में इन तत्वों का प्रतिशत स्क्रीन पर आ जाती है। ऑटोमेटिक मशीन है। इन विधियों का विस्तृत विवरण इस पुस्तक के स्तर से ऊपर है, आप इसको कॉलेज लेवल में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर खत्म हुआ है। अब अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू, बाय।